हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। स्वागत है आपका दोस्तों। कक्षा 7 हम पढ़ रहे थे। कक्षा 7 के एसएस के जो पार्ट हैं वो हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पिछला जो वीडियो है उसमें पार्ट 4 के बारे में पढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपसे साझा किए। और आज हम दोस्तों पढ़ते हैं पार्ट 5। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी परीक्षा के लिए। आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे दोस्तों, वहाँ जो सामान्य भूगोल है उसमें पार्ट, ये जो 5वां जो पार्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। पार्ट का शीर्षक है वन व वन्य जीवन। तो दोस्तों, वन समझने के लिए और वन्य जीवन समझने के लिए और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कटिबंध, और कटिबंध समझने के लिए हमें आना पड़ेगा दोस्तों पृथ्वी पर। तो मैंने पहले ये कोशिश की है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि जो कटिबंध है वो क्या है। नाम बहुत सुन रखा है हमने, पर ये कटिबंध क्या होते हैं, इनकी क्या स्थिति है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखने से पहले दोस्तों, अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा या होना चाहिए, और नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। कैसे? ये जो आड़ी रेखाएं हैं दोस्तों, इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। ठीक है दोस्तों, बहुत संक्षिप्त में बताने वाला हूँ मैं। और ये जो खड़ी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हें बताया गया है, इनका जो नाम है वो है दोस्तों देशांतर रेखाएँ। ठीक है। अक्षांश रेखाएं दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है बिल्कुल जो रेल की पटरी होती है वैसे ये होती हैं, तो समांतर होती हैं। समांतर का मतलब होता है कि जहाँ इनका जो अंतर हमेशा हर जगह समान रहता है। अक्षांश रेखाएं 90 नीचे हैं, 90 ऊपर हैं, इस प्रकार से। देशांतर जो रेखाएं हैं दोस्तों, ये जैसे हम संतरा देखते हैं या मौसमी देखते हैं, उसमें जो उसकी जो फाँकें होती हैं, उस प्रकार से देशांतर रेखाएं ऊपर से तो होती हैं सकड़ी, और बीच में सबसे चौड़ी होती हैं और नीचे सबसे सकड़ी होती हैं। तो देशांतर रेखाएं ये 360 हैं। और ठीक है दोस्तों, तो ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज हम बात करते हैं, मैंने अक्षांश रेखा इसलिए बताई है दोस्तों क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं शुरू होती हैं वो होती हैं, ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री पर। ठीक है, 0 डिग्री पर अक्षांश रेखा शुरू होती हैं, इसलिए इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसके 2 नाम हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यह बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच मानी गई है। और इससे, जैसे कि मैंने बताया, 90 डिग्री ऊपर होती हैं 90 लाइनें, और 90 लाइनें नीचे होती हैं। अक्षांश रेखाएं 90 रेखाएं ऊपर, 90 नीचे। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 0 से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से 23.5 डिग्री तक जब हम चलते हैं तो ये एक नई रेखा आ जाती है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा याद रखिएगा। कर्क रेखा कहाँ है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए दोस्तों, ये जो विषुवत रेखा है, इसका ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये दक्षिण में है ऑब्वियसली, तो इसलिए दक्षिण गोलार्ध, और ये उत्तर गोलार्ध। तो उत्तर गोलार्ध की तरफ जब हम चलते हैं एक एक अक्षांश रेखा से, तो जब हम 23.5 पर आ जाते हैं तो वहाँ एक काल्पनिक रेखा है जो कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा दोस्तों पड़ती है, भारत से भी गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये हम कभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये पढ़ना है कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांशीय जो रेखा है वो क्या कहलाती है? कर्क रेखा। और उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण में यदि हम चलें तो वो कहलाएगी दोस्तों मकर रेखा। क्या कहलाएगी? मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा याद रह जाएगा दोस्तों। 0 डिग्री से ऊपर 23.5 कर्क और दक्षिण में 23.5 मकर। फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से 66.5 डिग्री, 0 से 66, तो 23.5 से हम 66 तक चलते हैं। तो यहाँ एक और आर्कटिक वृत्त रेखा इसे हम कहते हैं। और यदि हम यहाँ से 23.5 से 66 डिग्री आते हैं तो यहाँ बनता है अंटार्कटिक वृत्त।
ठीक है दोस्तों। ऊपर जो है ये कहलाता है आर्कटिक व्रत और ये अंटार्कटिक व्रत। यहाँ कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये बिल्कुल दक्षिण में है, इसलिए इसको अंटार्कटिक व्रत कहते हैं, और आर्कटिक जो सागर है ये उत्तर में है बिल्कुल, इसलिए उसको आर्कटिक व्रत कहते हैं। परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अंटार्कटिक व्रत की स्थिति है, ऑप्शन में आ जाए उत्तरी गोलार्ध, बी आ जाए दक्षिणी गोलार्ध, तो दोस्तों याद रखना है अंटार्कटिक व्रत दक्षिण में है और आर्कटिक व्रत उत्तर में है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जब हम चलते चलते बिल्कुल 90 डिग्री पे पहुंच जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव आ जाता है, और नीचे आ जाते हैं तो दक्षिणी ध्रुव आ जाता है, जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हैं। इस प्रकार से मैंने आपको अभी तक बताया दोस्तों। देखिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री मकर रेखा, 0 से 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 0 से 66 माफ़ कीजिएगा, हाँ 0 से 66 ये आर्कटिक व्रत, और 0 से 66 अंटार्कटिक व्रत रेखा आती है। फिर 0 से 90 जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव है, 0 से 90 आते हैं तो दक्षिण ध्रुव है। अब मेरा ये जो पाठ के पहले समझाने का उद्देश्य है वो ये है कि कर्क रेखा, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से आप देखिए, कर्क रेखा और जो मकर रेखा है दोस्तों, इसके जो बीच का ये जो स्थान है इसे हम कहते हैं, देखिए ये जो जितनी जगह है ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है इस पार्ट में, ये बेसिक नॉलेज के जैसे है। तो जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच की जो भूमि है, ये जो कटिबंध है ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। याद रह जाएगा दोस्तों। और जैसे कि मैंने वो जो पवन वाला वीडियो है उसमें बताया था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात भी होती है। तो उष्ण कटिबंध के बाद देखिए 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66.5 डिग्री और 23.5 कर्क रेखा से 66.5 डिग्री आता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण जैसे नाम से अगर हम इसका संधि विच्छेद करें दोस्तों, शीत प्लस उष्ण गुण संधि है इसमें, शीतोष्ण उप प्लस उष्ण। तो इस प्रकार से यह जो भूमि है, जो 23.5 से 66 की जो भूमि है, ये क्या है दोस्तों, थोड़ी गर्म है और थोड़ी ठंडी है। यानी वर्ष के कुछ महीनों में ये गर्म रहती है और कुछ महीनों में यह ठंडी रहती है। अपने जो राजस्थान है उसके बांसवाड़ा से रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा के ऊपर का जो भारत है, मध्य प्रदेश के ऊपर का जितना भी भारत है, ये सभी शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो यदि हम भारत की स्थिति देखें तो भारत दोस्तों इस प्रकार से आता है। तो इस प्रकार से जो भारत है वो उष्ण कटिबंध में भी आता है और शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो कटिबंध है 23.5 से 66.5 ये कहलाता है शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। क्लियर दोस्तों। आगे हम बात करें, फिर आता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध बिल्कुल सिंपल है, 66.5 से 90 और 66.5 से 90। इसमें क्या है दोस्तों, शीत जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। और यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है और वन कम पाए जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं, और ये सब हम पढ़ेंगे इस पार्ट में आगे। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको एक कटिबंध अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरा उद्देश्य है ये बताने का, केवल आपको कटिबंध और रेखाओं की स्थिति बताना था। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद दोस्तों अब हम ग्लोब पर जो महाद्वीप हैं उनकी स्थिति के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ये बहुत ज़रूरी है, जब हम वनों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये हमें बार बार ये चीज़ें सामने आएंगी। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया 0 डिग्री जो है ये विषुवत रेखा है, यह रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है। 23.5 डिग्री जो उत्तरी रेखा है ये कर्क रेखा कहलाती है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा कहलाती है। तो दोस्तों ये हमारे विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं, सबसे पहला यहीं से शुरू करते हैं। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर है, निर्जन है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, बिल्कुल निर्जन है, बर्फ़ से ढका हुआ है। इसके बाद दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका 2 महाद्वीप हैं। तो देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, दक्षिण अमेरिका जो है लगभग दक्षिणी गोलार्ध में है, और उत्तरी अमेरिका है वो लगभग उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और एशिया के बीच में प्रशांत महासागर है, और यूरोप,
अफ्रीका और अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर है, और ये यहाँ अपने भारत के नीचे हिंद महासागर है। तो अफ्रीका की स्थिति देखते हैं। इसके बाद अफ्रीका जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत बार आता है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं? तो देखिए, अफ्रीका से विषुवत रेखा गुजर रही है, मकर रेखा गुजर रही है और कर्क रेखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। तो इसमें सभी प्रकार की वनस्पतियाँ मिलेंगी। दक्षिण में मकर रेखा से कर्क रेखा तक इसका विस्तार है। इस प्रकार अगला जो महाद्वीप है दोस्तों, ये है यूरोप। यूरोप जो महाद्वीप है, ये एशिया से जुड़ा हुआ है भूमि से। यूरेशिया पर्वत, यूरेशिया इसे मिलाकर कहते हैं, काकेकस पर्वत इत्यादि जो हैं, ये इसके लिए एक सीमा का कार्य करते हैं। तो यूरोप जो महाद्वीप है, ये और एशिया को मिला के यूरेशिया कहते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और हमारे जो भारत की स्थिति है वो यहाँ है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान के ये बांसवाड़ा से गुजरती है। इस प्रकार से ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। हो सकता है ये प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि अंटार्कटिका के अतिरिक्त कौन सा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है? तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है वो लगभग मकर रेखा के आसपास है। और इस प्रकार से इस पूरी पृथ्वी पर जो ये 7 महाद्वीप हैं, इसके अतिरिक्त जो भी यहाँ जो भी क्षेत्र है, ये सारा जलमग्न क्षेत्र है, सारे महासागर हैं यहाँ। इस प्रकार से ये 7 जो महाद्वीप हैं, ये हमने देखे। और तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इस पाठ में क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, पाठ का जो शीर्षक है वन और वन्य जीवन। सबसे पहले यहाँ वनस्पति आया। वनस्पति किसे कहते हैं? छोटे मोटे जो पेड़ पौधे हैं सबको मिला करके, लताओं को मिला करके वनस्पति कहा जाता है। इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं दोस्तों? इसको प्रभावित करते हैं जलवायु, मिट्टी और उच्चावच। जलवायु, जहाँ जैसी जलवायु होगी उसके आधार पर ये वन होते हैं, और मिट्टी कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, उस पर ही निर्भर करता है। और उच्चावच यानी जो स्थल का जो स्तर है, ऊंचा है नीचा है, उसके आधार पर ये निर्भर करता है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है दोस्तों, वो है सदाबहार वन। सदाबहार वन का भी इसमें जो सबसे पहला है दे रखा है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये जो वन है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा का मतलब देखिए, ये मैंने आपको बताया था, विषुवत रेखा बीचों बीच है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये वन यहाँ पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पाए जाएंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होगी और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि उष्णकटिबंध है, नाम से स्पष्ट है, उष्ण यानी गर्मी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है। मुख्य रूप से इनका जो विस्तार है वो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। जैसे ये उत्तर 10 डिग्री और 10 डिग्री दक्षिण, तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये सदाबहार होते हैं दोस्तों। ये जो वन है, ये अलग अलग समय पर, ये जो अलग अलग समय पर अलग अलग पेड़ अलग अलग पत्तियां गिराते हैं। इस कारण से ऐसा लगता है कि ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बिंदु है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। यहाँ की जो लकड़ी है वो कठोर होती है। आबुनस, महोगनी, रोजवुड जैसी कठोर लकड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। ये जंगल बहुत घने होते हैं, इतने घने होते हैं दोस्तों कि सूर्य की रोशनी तक ज़मीन पर नहीं आ पाती। अमेजन बेसिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसका क्षेत्र है। अमेजन बेसिन, अमेजन दक्षिण अमेरिका में जो नदी है ये बहती है और अटलांटिक महासागर में ये अपना जल ले जाती है। उसका जो बेसिन है ये सभी इसके अंतर्गत आता है। और अमेजन बेसिन एक और नाम से जानी जाती है दोस्तों, एनाकोंडा के लिए। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा जो सांप है, सबसे बड़ा अजगर है, वो यहाँ पाया जाता है। और ब्राज़ील में दोस्तों इन वनों को कहते हैं सेल्वा। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? सेल्वा। ठीक है। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। इन्हें
जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। फेफड़ों का क्या कार्य होता है दोस्तों? सांस लेना, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो इस प्रकार से जो श्वसन जो क्रिया है वो हमारे फेफड़े करते हैं। तो पृथ्वी का श्वसन कौन करता है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका के कांगो बेसिन में और दक्षिणी पूर्व एशिया में और अमेजन बेसिन है। तो अमेजन बेसिन कहाँ है दोस्तों? अभी जैसे मैंने महाद्वीप समझाया था आपको, इस तरफ दक्षिण अमेरिका का था, तो यहाँ जो दक्षिण अमेरिका का ये जो स्थान है ये अमेजन बेसिन जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तो वहाँ पर बीचों बीच जो ये भूमध्य रेखा के आसपास में एक कांगो जो नदी है वो बहती है, तो उसका जो बेसिन है वो। और इन दोनों के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया में भी ये वन पाए जाते हैं, क्योंकि एशिया का विस्तार भी भूमध्य रेखा के पास तक जाता है। इस प्रकार यहाँ जो मुख्य जीव जंतु हैं वो बंदर, गुरिल्ला, सांप, चीता आदि, हाथी आदि पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब सदाबहार वन का ही एक दूसरा वर्गीकरण है शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। वो तो उष्ण कटिबंधीय, इसमें कंफ्यूज ना हो दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय फेफड़े, जैव विविधता, सेल्वा, अमेजन, कांगो, ये सब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में आएंगे, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। अब शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में क्या है? तो नाम से जैसे कि स्पष्ट है, शीतोष्ण कटिबंध में आएंगे। तो यहाँ देखिए, मध्य अक्षांशों के तटीय भाग, जो मध्य अक्षांश कहलाते हैं, उनके तटीय भाग, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये इस पार्ट में, कि जो मध्य अक्षांश है, मध्य अक्षांश का मतलब बीच वाला हिस्सा छोड़ते हैं, जो मध्य के जो अक्षांश है यहाँ पर ये पाए जाते हैं, और उसके भी तटीय भागों पर, ध्यान रखिएगा, तटीय भागों पर, तटों पर, और वो भी कौन से किनारे पर दोस्तों? पूर्वी किनारे पर। पूर्व, जैसे कि मैंने पहले समझाया था, पूर्व इधर है, तो जो भी ये जो इलाके हैं इनके पूर्वी भाग पर, पूर्वी जो हिस्से होते हैं धरातल के, वहाँ ये पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो शीतोष्ण सदाबहार वन हैं वो पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? दक्षिणी पूर्व अमेरिका। ठीक है। दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया, जैसे कि मैंने पहले आपको दिशाएं बताई थी, तो ये इस प्रकार से जो ये हिस्सा है अमेरिका का, वहाँ दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, तो इस प्रकार से अमेरिका, चीन और ब्राज़ील आदि में पाए जाते हैं। यहाँ जो पाया जाता है वो है बांस, यूकेलिप्टस, चीड़ आदि। तो ये सभी उपयोगी लकड़ियाँ हैं, बांस, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जिसे हम सफ़ेदा भी कहते हैं और जिसे पानी का दुश्मन भी कहते हैं, चीड़, चीड़ के जो पेड़ हैं ये भी यहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सदाबहार वनों का 2 वर्गीकरण हमने पढ़ा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वेरी मोस्ट, और शीतोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जो तटीय किनारे हैं इन पर पाए जाते हैं। अब दूसरा प्रकार है दोस्तों पतझड़ी वन। पतझड़ी जो वन है, इसमें हम पहला भाग देखते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय नाम से स्पष्ट है, उष्णकटिबंध में आएंगे ये देखो, ये दोस्तों ये क्या होते हैं? पर्णपाती होते हैं। पर्णपाती का मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ गर्मी पड़ती है तो ये पौधे जल के संग्रह करने के लिए, कि जल का संग्रह रहे और जल की कमी ना हो, इस कारण से अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। ये पत्तियाँ गिरा देते हैं। यहाँ जैसे प्रमुख जो पेड़ हैं वो हैं नीम, शीशम, महुआ, जामुन, साल, सागवान। लगभग सभी पेड़ जो हैं ये हमारे आसपास रहते हैं। नीम, शीशम हम देखते हैं कि एक निश्चित समय पर ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं और फिर पुनः इनके पत्तियां आती हैं। तो ये क्यों होता है दोस्तों? जल का संग्रह करने के लिए, संग्रहित रखने के लिए, जो उनके पास जल है उसको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये उष्ण गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं वन दोस्तों? दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे कि ये वाले जो सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो पतझड़ी वन है वो भी पाए जाते हैं। दक्षिणी चीन में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार भी है और उष्णकटिबंधीय मानसूनी भी हैं। पश्चिमी द्वीप समूह हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया,
पूर्वी अफ्रीका और ब्राज़ील के तट। एक बार दोबारा देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण चीन जो कि पहले भी आ चुका है, पश्चिमी द्वीप समूह है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति हमने देखी थी दोस्तों, नीचे की तरफ थी यहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उत्तर की तरफ ये पाए जाते हैं, और पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है वहाँ पाए जाते हैं, और ब्राज़ील के तट पर। दोस्तों सभी इन वनों में हमने देखा कि पूर्वी भाग पर पाए जाते हैं, और आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि जितने भी मरुस्थल हैं, प्रमुख जो भी मरुस्थल हैं, वो मुख्यतया महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। तो अगर आपको कभी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो इतना आप समझ लीजिए कि पूर्वी भाग में वन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो पश्चिमी भाग में रेगिस्तान ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगला प्रकार है इसी में ही, शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी। शीतोष्ण जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यह 30 से 40 डिग्री अक्षांशों पर पाए जाते हैं। 30 से 40 डिग्री का मतलब हो गया दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर और नीचे, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे आती है कर्क और मकर, तो उनके नीचे की तरफ ध्रुवों की तरफ ये वन आते हैं। ये मुख्य रूप से महाद्वीपों के पश्चिम में आते हैं और दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर, उसमें भी जो दक्षिणी पश्चिमी किनारे होते हैं उस पर ये पाए जाते हैं। इन्हें भूमध्य सागरीय वन भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कैसे है अभी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये क्वेश्चन है कि ये भूमध्य सागरीय वन भी कहलाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ी वन हैं उन्हें भूमध्य सागरीय वन भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, उष्ण कटिबंधीय नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ी वन हैं उन्हें भूमध्य सागरीय वन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर जो है उसका जो क्षेत्र है उसके आसपास ये वन खूब पाए जाते हैं भूमध्य सागर के, इसलिए इन्हें भूमध्य सागरीय वन भी कहा जाता है। यह पश्चिमी एशिया में और दक्षिणी यूरोप में आदि में पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के किनारे, जैसे कि मैंने बताया, भूमध्य सागर कहाँ है दोस्तों? यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। आप मानचित्र देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसके अतिरिक्त कैलिफोर्निया, जहाँ पश्चिम अमेरिका, अमेरिका के पश्चिमी जो ये राज्य है कैलिफोर्निया यहाँ, और दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसका जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वहाँ, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। विशेषता है ये इसकी, सर्दियों में बरसात होती है। यहाँ पर जैतून, अंगूर, संतरा, अंजीर आदि के पेड़ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला तो ये था कि भूमध्य सागरीय वन को ही शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन कहा जाता है। अक्षांश भी इम्पोर्टेंट है, 30 से 40 डिग्री अक्षांश हैं, और इन्हें विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। विश्व का फलोद्यान तो कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी को, और फेफड़े कहेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को। ठीक है दोस्तों। अब अगला जो प्रकार है कोणधारी, कुछ खास है नहीं इसमें, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो ये बहुत अच्छी विशेषता है इसकी कि यह उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले इसी वीडियो में जो नक्शा बताया है महाद्वीपों का, उसको आप एक बार वापस जाके देखिए। उसमें आप देखेंगे कि जो दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें भूमि है ही नहीं। अब भूमि जब रहेगी नहीं तो वहाँ पर ये वन कैसे मिलेंगे? तो भूमि की मात्रा वहाँ नहीं है, इस कारण से ये उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ऐसे कौन से वनों के प्रकार है जो केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा कोणधारी वन। ठीक है दोस्तों। यह उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और रूस में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका मतलब जो ध्रुवीय प्रदेश हम कह सकते हैं, क्योंकि 50 से 70 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, तो जो ऊपर वाला जो शीत कटिबंध था उसके उस पर ये उससे ध्रुव की तरफ पाए जाते हैं मोस्टली। तो इस प्रकार से ये उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और रूस, जो अमेरिका हमने जब उस नक्शे में देखा था तो ऊपर तक था यूरोप, और इधर से रूस, तो ये तीन देश बिल्कुल ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो वहाँ ये पाए जाते हैं। इन्हें कनाडा में टैगा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। देवदार, चीड़, लार्च स्प्रूस, काई, लाइकेन आदि यहाँ के प्रमुख पेड़ हैं, और इनकी बनावट ऐसी होती है दोस्तों कि यहाँ बर्फ़बारी जब होती है तो जब बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ ज़्यादा नहीं टिक पाए, तो जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली होती हैं, और बारहसिंगा, लोमड़ी, ध्रुवीय भालू यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला जो प्रकार है वो है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन भी दो प्रकार से हम देखते हैं, उष्णकटिबंधीय और
कटिबंधीय, ठीक है। मरुस्थलीय वन से तो हम अच्छे से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि अपने भारत या राजस्थान की कहें तो थार मरुस्थल इसी में आता है, इसी के अंतर्गत। तो उष्ण कटिबंधीय, तो उष्ण कटिबंध में ही आएंगे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी रेगिस्तान है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आते हैं, ठीक है दोस्तों। 20 से 30 डिग्री अक्षांश तक ये फैले हुए रहते हैं, 20 से 30 डिग्री। और यदि हम थार मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान जैसे कि बांसवाड़ा 23.5 डिग्री से शुरू हो जाता है, तो आप देख लीजिए 20 से 30 डिग्री, तो ये वहाँ पाए जाते हैं। यहाँ बरसात बहुत कम होती है दोस्तों, 20-25 सेंटीमीटर बरसात होती है। अफ्रीका में जो मरुस्थल है वो है प्रमुख सहारा, कालाहारी। उत्तरी अमेरिका जो है उसमें है कैलिफोर्निया, एरिजोना और मैक्सिको, ये मरुस्थल है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में है अटकामा, दक्षिण अमेरिका में जो मरुस्थल है वो है अटकामा। और एशिया में जो है वो अरब मरुस्थल और थार मरुस्थल। इस प्रकार से विश्व में जो प्रमुख मरुस्थल हैं ये उनकी स्थिति है अलग अलग महाद्वीपों में। यहाँ नागफनी, कैक्टस, बबूल आदि पाए जाते हैं। दोस्तों पेड़ भी आपको याद रखने, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि देवदार, चीड़, स्प्रूस आदि जो पेड़ हैं ये किन प्रकार के वनों की विशेषता हैं, तो आपका उत्तर होगा कोणधारी। इसी प्रकार से नागफनी, कैक्टस, बबूल आदि पूछें तो आपका उत्तर होगा मरुस्थलीय वन। इसके बाद शीत कटिबंधीय मरुस्थलीय आते हैं। ये जो मरुस्थल है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और बिल्कुल जो जनजीवन है वो शून्य होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो वनों के प्रकार हमने पढ़े, उष्ण कटिबंधीय पढ़े, उसके बाद में पतझड़ी वन पढ़े हमने, उसके बाद में कोणधारी और मरुस्थलीय। इस प्रकार से जो वनों के प्रकार है मुख्य रूप से वो हमने पढ़े। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से शुरू में कोशिश की है आपको कटिबंध और महाद्वीपों की स्थिति समझाने के लिए। और मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि महाद्वीपों की स्थिति आपको अच्छे से आनी चाहिए। आप एक नक्शा बनाइए पृथ्वी का और बार बार 3-4 बार जो विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा उनकी स्थिति दर्शाते हुए वो महाद्वीप आप बनाइए, जिससे आपको बहुत लाभ होगा और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कोई भी टॉपिक विश्व भूगोल का। तो दोस्तों वनों के बाद इस पाठ में घास के मैदानों का वर्णन दिया गया है। तो घास के मैदान में 2 प्रकार के कटिबंधों में बताए गए हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, नाम से स्पष्ट है दोस्तों, अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे ये उष्ण कटिबंध है। तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो इसमें आएंगे। देखिए इसमें जो घास है वो बहुत उच्च कोटि की होती है, 2 से 4 मीटर होती है और भूमध्य रेखा के दोनों ओर, जैसे कि मैंने बताया। अफ्रीका में यह घास सवाना कहलाती है। वेनेजुएला में घास होती है वो कहलाती है लाओस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप याद रखिएगा। अफ्रीका में सवाना श्रेष्ठ घास जो होती है। वेनेजुएला, ला से कनेक्ट कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। वेनेजुएला में लाओस घास के मैदान पाए जाते हैं। ब्राज़ील में कंपोज, ब्राज़ील दोस्तों एक गाना आया था ब्राज़ील, बहुत फेमस गाना था, तो उसको कंपोज ब्राज़ील में किया है, तो आप बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। तो ब्राज़ील गाना कंपोज कहाँ हुआ दोस्तों? कंपोज कहाँ हुआ? ब्राज़ील में, ठीक है। यहाँ पर हिरण, तेंदुआ, हाथी आदि पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं शीतोष्ण घास मैदान। शीतोष्ण का मतलब वही बीच वाले जो हिस्से हैं ये कटिबंध आ गए। इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? देखिए यूरेशिया क्षेत्र में पाए जाते हैं, स्टेपी भी कहलाते हैं। अर्जेंटीना में पंपास, वेरी इंपॉर्टेंट, शीतोष्ण घास मैदान अर्जेंटीना में पंपास। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है, माफ़ कीजिएगा दमे का पेशेंट है, सांस का पेशेंट है, और वो जब भी उसको अर्जेंसी आती है तो हमेशा अपने पास में क्या रखता है दोस्तों? पंप रखता है, ठीक है। तो अर्जेंटीना पंपास, अर्जेंसी जब भी आती है तो क्या रखता है? पंप, ठीक है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान हैं ये कहलाते हैं प्रेयरी, ठीक है, याद रखिएगा प्रेयरी। दक्षिण अफ्रीका में के लोग वेल्डिंग ज़्यादा करते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? वेल्ड, ठीक है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान हैं ये कहलाते हैं डाउन्स। बहुत सिंपल है। ऑस्ट्रेलिया देखें हम, जो आधी जो पृथ्वी बीचों बीच है उसके नीचे की तरफ है, डाउन की तरफ है, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? डाउन्स। इसके बाद दोस्तों कुछ राजस्थान से संबंधित वर्गीकरण, ये
आंदोलन बता रखे हैं पाठ में, तो उस पर एक बार थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। खेजड़ली आंदोलन आप सब जानते होंगे, अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ। 1730 में 363 लोगों की जान गई, वृक्ष से चिपक गए और राजा के सैनिकों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद एक छोटा सा वर्णन है, परीक्षा की दृष्टि से पता नहीं पर एक सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीपलांतरी एक गांव है दोस्तों राजसमंद में, वहाँ एक कन्या की बेटी के जन्म पे 111 पौधे लगाए जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है वुमेन एम्पावरमेंट या कन्या को महत्व देना, तो इसके लिए पीपलांतरी गांव जाना जाता है। इसके बाद है चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया, तत्कालीन हिमाचल प्रदेश और आज उत्तराखंड में ये है। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन, लोग पेड़ों से जाके चिपक गए और उसका फिर लाभ भी हुआ। आज जो वहाँ की पारिस्थितिकी है वो इस आंदोलन के कारण बहुत ही अच्छी है। इसके बाद एक और है अप्पीको। अप्पीको कैसे कनेक्ट कर लीजिए, अप्पीको कर्नाटक में हुआ 1983 में। यह भी वृक्ष संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। इसके बाद दोस्तों एक और एक क्वेश्चन वहाँ बनता है, वन विनाश को लेकर के IUCN जो एक संस्था है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक है, ये जो संस्था है ये लाल आंकड़े, रेड डाटा जारी करती है विलुप्त होने वाले जानवरों के लिए। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि विलुप्त होने वाले जानवरों के लिए IUCN संस्था कौन से डाटा जारी करती है, तो आपका उत्तर होगा रेड डाटा या लाल आंकड़े। ऑप्शन में आपके रेड डाटा, येलो डाटा, वाइट डाटा कुछ भी आ सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा लाल आंकड़े। तो दोस्तों इस प्रकार से पार्ट नंबर 5 काफ़ी लंबा रहा और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको चैनल दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और जो बेल आइकन जो दिख रहा है आपको पास में उसको प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।